पंद्रह अगस्त के मद्देनजर सुरक्षा बल लगातार सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। इसी के चलते आज जम्मू के सांबा के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास बब्बर नाले में सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसमें सुरक्षा बलों के हाथ हथियार लगे, जिसमें 2 पिस्टल, 5 मैगजीन, 120 राउंड और कुछ विस्फोटक बरामद हुआ है। आपको बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो या फिर LOC का इलाका हो, जब से जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हमला हुआ है उसके बाद से लगातार ड्रोन देखे जाने का सिलसिला जारी है। इसी वजह से लगातार सब सर्च ऑपरेशन का दायरा बढ़ाते हुए लगातार सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है और जम्मू के अंदर खास करके इनपुट्स मिले हैं कि 15 अगस्त पर आतंकी हमला कर सकते हैं। इसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी की गई है। की दूरी पे है, ये गाँव सारथियाँ है, राजपुरा सेक्टर में आता है। तो जैसे ही आज ट्रुप 6 जकलाई के और पुलिस ने सर्च स्टार्ट की। अर्ली मॉर्निंग में उनको एक संदिग्ध बैग मिला। बैग को खोले जाने पे पता चला कि उसमें कुछ आर्म्स एम्यूनिशन है, जिसकी डिटेल आपको बाद में बता दी जाएगी। अब ये आर्म्स एम्यूनिशन इस एरिया में कैसे आए, क्या ये ड्रोन ड्रॉपिंग है या कोई इसको उठा के कहीं और ले जा रहा था, कोई कुरियर था इसमें, ये सब विषय जो है वो इन्वेस्टिगेशन का है। जब तक वो क्लियर नहीं होता कुछ नहीं कहा जा सकता। थैंक यू। 2 ग्रेनेड हुए हैं, इसमें 5 मैगजीन्स हुई हैं और कुछ एम्यूनिशन हुआ है पिस्टल का ही। लेकिन लगातार ये ड्रोन एक्टिविटीज के साथ हम इसको डायरेक्टली एसोसिएट नहीं कर सकते जब तक हमें एविडेंस वगैरह ना मिले, बट ये भी पॉसिबिलिटी रूल आउट नहीं की जा सकती कि ड्रोन ड्रॉपिंग। वहीं बीते कल जम्मू के राजौरी के थन्ना मंडी इलाके में चल रही मुठभेड़ में 2 आतंकियों को ढेर किया जा चुका है। मैं आपको बता दूं कि आतंकियों के निशाने पर इस समय जम्मू संभाग है और इसी वजह से यहां पर चौकसी बरती जा रही है ताकि आतंकी अपनी गतिविधियों को अंजाम ना दे सकें। रविंद्र कुमार श्रीवास्तव, DNB न्यूज, जम्मू। कोरोना की तीसरी लहर की अगर बात करें तो बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक मानी जा रही है और इसी को लेकर अगर बात करें तो प्रदेश सरकार और स्वास्थ्य विभाग अब तरह तरह की तैयारियों में जुट चुका है। चूँकि कोरोना की तीसरी लहर बच्चों के लिए खतरनाक मानी जा रही तो सबसे ज़्यादा अहम यहाँ पर सरकार का सबसे ज़्यादा अहम रोल है कि लोगों को, जो छोटे बच्चे हैं उनको आगाह किया जाए, उनको कोरोना की तीसरी लहर जो आने वाली भयावह बताई जा रही है उससे कहीं ना कहीं बचाव किया जा सके। इसी को लेकर आज तमाम बातों को लेकर और जो स्वास्थ्य कर्मचारी थे उनको एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा गया और ट्रेनिंग प्रोग्राम सीरो सर्वे के तहत रखा गया है। सीरो सर्वे के तहत अगर बात करें तो यहाँ पर साफ तौर पर अगर बात करें तो कोरोना की तीसरी लहर जिस कदर छोटे बच्चों के लिए खतरनाक मानी जा रही है उस पर किस तरह से जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं उन्हें घरों पर जाके सैंपलिंग करनी है और क्या विशेष सावधानियां बरतनी है, इन तमाम मुद्दों को लेकर हालांकि आज एक स्वास्थ्य कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी गई। ट्रेनिंग की अगर बात करें तो संभागायुक्त पवन शर्मा की उपस्थिति में इन स्वास्थ्य कर्मचारियों को तमाम जो सावधानियां छोटे बच्चों के लिए रखनी है और किस तरह से सैंपलिंग लेनी है, इन बातों को विशेष तौर पर ट्रेनिंग दी गई। क्योंकि अगर छोटे बच्चों की बात करें तो कोरोना की तीसरी लहर उनके लिए खतरनाक मानी जा रही है और अभी तक कोई वैक्सीन नहीं आई है। ऐसे में सबसे ज़्यादा सरकार का ध्यान है कि छोटे बच्चों को इस खतरनाक महामारी से बचाया जा सके और एक सीरो सर्वे के तहत अब बच्चों को जो माता पिता हैं उनके घर पर भेजकर बच्चों का भी सैंपलिंग लेने की सरकार की तरफ से तैयारियां पुरजोर प्रारंभ हो चुकी हैं और सीरो सर्वे के तहत अब जो स्वास्थ्य कर्मचारी होंगे वो कॉलोनियां और घरों में जा जाकर छोटे बच्चों का सैंपलिंग लेंगे। सैंपलिंग के साथ ही जो सैंपलिंग की जांच या रिपोर्ट आएगी वो माता पिता के मोबाइल नंबर पर भेजी जाएगी। लेकिन इन तमाम छोटे बच्चों का जो सर्वे है, सर्वे के बाद जो सैंपलिंग ली जाएगी
वो सबसे अहम है, क्योंकि वहाँ पर विशेष सावधानियाँ बरतनी होगी। और इन्हीं विशेष सावधानियों को बरतने को लेकर आज संभाग आयुक्त पवन शर्मा ने जो स्वास्थ्य कर्मचारी थे उन्हें ट्रेनिंग दी, और किस तरह से सर्वे करना है और किस तरह से ये सैम्पलिंग करनी है बच्चों के साथ, और सबसे ज़्यादा माता पिता की इसमें अहम परमिशन भी लेनी होगी। इन तमाम बातों को लेकर हालांकि जो स्वास्थ्य कर्मचारी इन तमाम जांचों और इन सैम्पलिंग के कार्यों में लगेंगे उन्हें आज ट्रेनिंग मुहैया कराई गई। एएनबी न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन अनिल चौधरी के साथ गणेश तिवारी। सोशल मीडिया साइट्स हमारा काम आसान करती हैं और इसका बहुत बड़ा एग्जांपल है, अगर हमें कोई भी चीज़ खरीदनी या बेचनी होती है तो हम अपने सोशल मीडिया साइट्स का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा ही एग्जांपल चंडीगढ़ में भी बहुत ज़्यादा देखने वाला है, जहाँ पे हम कहें कि लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं सोशल मीडिया के प्रति, पर इन्हीं में कुछ लोग इसका बुरा इस्तेमाल करते हुए और लोगों से ठगी करते हुए नजर आ रहे हैं। चंडीगढ़ में भी एक ऐसा मामला सामने आया जहाँ 2 नौजवानों ने अपने नशे की लत को पूरा करने के लिए सोशल मीडिया साइट्स पर लोगों को डुप्लीकेट, हम कहें जी हाँ, लोगों को डुप्लीकेट घर बेचना शुरू किया। भाई घर बेचे कैसे गए? इन्होंने क्या किया कि दूसरे लोगों की एड्स देखी, वहां से घरों की फोटोज उठाई और अपनी उनके लिए एड्स डाल दी कि इनको रेंट पे देना है। क्योंकि आमतौर पे जब चंडीगढ़ में कोई भी लोग रेंट लेने आते हैं तो ज्यादातर बाहर से होते हैं, और ऐसे में फोटोज दिखा के, अच्छी फोटोज दिखा के और बहुत कम रेंट लेकर, जी हाँ, जैसे कि अगर कोई घर दिखा रहे हैं और हम बात करें तो जहाँ पे कोई 15,000 नॉर्मली उसका चार्ज है तो उससे 6,000 या सिर्फ 7,000 रुपए का घर बता के उसकी साइट ऐड कर दी जाती है। लोग ऑफकोर्स इंटरेस्ट शो करते हैं, उन्हें बात करते हैं, उनसे क्लिक करते हैं और उनसे इंटरेक्ट करते हैं कि आखिर हमें रेंट पे लेना है तो क्या क्या प्रोसेस होगा। ऐसे में सीधे तौर पे इनके मुंह से कहा जाता था कि ये घर अभी बहुत ज्यादा डिमांड में, अगर आपने इसे लेना है तो इसे तुरंत बुक करें, यानी कि इनके खाते में तुरंत पैसे ट्रांसफर किए जाए। और एक बार जब इनके खाते में पैसे आ जाते हैं तो ये लोग उन लोगों का नंबर ब्लॉक कर देते हैं और उनका फोन उठाने से बंद कर देते हैं। पर अब ये ठगी सामने कैसे आई? मामला अब इसमें यही है कि चंडीगढ़ में एक और ठगी ऐसी ही की गई थी। ममता नाम की व्यक्ति और थी, उनकी ये ठगी की गई थी जिसमें कहा गया था कि उनको एक घर दिखाया गया जिसका रेंट 10,000 के करीब बताया गया था उन्हें, और उन्हें कहा गया था कि घर की बहुत ज्यादा डिमांड है और अगर आप लेना चाहते हैं तो तुरंत इस पैसे को हमारे पास ट्रांसफर कर दो। और ये महता नाम की जो महिला, इन्होंने पैसे ट्रांसफर भी कर दिए। पर बात ये हुई कि एक बार जब पैसे ट्रांसफर हो गए तो ठगों ने इनका फोन उठाना बंद कर दिया और बिल्कुल ही एक तरह से कहते हैं कोई भी इंटरेक्शन नहीं कर दी। पर ममता ने हार नहीं मानी और सीधा जाके कंप्लेन साइबर सेल के पास कर दी। जी हाँ, चंडीगढ़ साइबर सेल तुरंत मौके एक्शन पे आता है और सीधे तौर पे इन दोनों नौजवानों को पकड़ लेता है। 2 नौजवान है, खरड़ से इनको पकड़ा जाता है और अब इनके ऊपर कार्रवाई भी की जा रही है। तो इससे हमको एक चीज ध्यान लेने होता है, आपको घर लेना है, सोशल मीडिया साइट्स बहुत अच्छी चीज है लोगों से इंटरेक्ट करने के लिए और आपको जो उन जगहों पे भी ले जाने के लिए जहाँ पे आप नॉर्मली नहीं जा सकते। पर अब यही होता है कि एक इसलिए जल्दबाजी ना करें। अगर आपको कोई घर पसंद आ रहा है तो उस जगह को जाके विजिट करें, उस जगह को वेरीफाई करें कि क्या वो जगह एक्चुअल में अवेलेबल है या फिर कोई उसको सिर्फ डिस्प्ले में करते हुए नजर आ रहा है। एक बार वेरीफाई हो जाए तो उसके बाद ऑफकोर्स आपने ऑनलाइन पेमेंट करनी है, कैश पेमेंट करनी है, वो हमेशा आपके साथ ऑप्शन रहेगा। पर ये एक सबक लेने के लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत है कि जल्दी ना करें। कई बार चीजें अगर आपको जो बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है तो कहीं ना कहीं वो एक्चुअल में आपके लिए अच्छी नहीं, आपके लिए घातक भी साबित हो सकती हैं। सो इसी के साथ मैं आपसे बता देता हूँ, चंडीगढ़ से अमित कुमार, ANB न्यूज। 15 महीने से भी ज्यादा वक्त से चलते आ रहा भारत और चीन का सीमा विवाद अब विराम की कगार पर है। इंडियन आर्मी की माने तो 4 और 5 अगस्त की रात को ही दोनों ही सेनाओं की टुकड़ियों ने अपने अपने पोस्ट पर वो वापस चली गईं और विवादित गोगरा पोस्ट से दोनों ही देशों की सेनाएं पीछे हट गई हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं ये बात इस कारण को भी स्पष्ट करता है कि जो 31 जुलाई को दोनों ही देशों की सैन्य कोर कमांडर बैठक हुई थी उसमें भी कई बड़ी बातें निकलकर सामने आई थी और अब उन बड़ी बातों के ऊपर मोहर लगती नजर आ रही है। इस बीच ये बात कही जाना संभव भी है और मुमकिन भी है कि अब भारत और चीन का सीमा विवाद, जो कि लंबे समय से लद्दाख में चलता आ रहा था, गलवान में भी उसकी पुष्टि हुई थी, गलवान में हमारे सैनिक भी शहीद हुए थे इस बीच, और अब इस बात पर मुहर लगती हुई नजर आ रही है कि दोनों देशों के बीच में चल रहा सीमा विवाद अब विराम की कगार पर है। कैमरा पर्सन करण के साथ अमल मुकेश चतुर्वेदी, ANB न्यूज, सरहिंद। अवैध कच्ची शराब के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार सख्त है। इसको लेकर जिला प्रशासन, आबकारी विभाग और पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैदी बरत रहा है। आज आबकारी विभाग ने जिलाधिकारी के निर्देश पर और संयुक्त पुलिस की कार्रवाई में राजघाट थाना क्षेत्र के अंतर्गत अमृतानी में अवैध कच्ची शराब की धड़कती भट्टियों को तोड़ा।
इसके साथ ही लगभग 800 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की। शराब बनाने के उपकरण को भी बरामद करते हुए नष्ट किया गया। इसके साथ ही जेसीबी की मदद से जो भी भट्टियां धड़क रही थी उसको तोड़ा गया। ड्रोन कैमरे की मदद से पहली बार भट्टियों को चिन्हित किया गया और जेसीबी लगाकर उन्हें तोड़ा गया। वहीं इस संबंध में पुलिस और आबकारी विभाग ने कहा कि जो भी अवैध कच्ची शराब के कारोबार में जुड़ा है उसके खिलाफ पुलिस और आबकारी विभाग सख्त से सख्त कार्रवाई की रहेगी। इस कार्रवाई में एक अभियुक्त गिरफ्तार भी हुआ है, जिसे आबकारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा जा रहा है। इसके साथ ही जिलाधिकारी के निर्देश पर यह कार्रवाई गोरखपुर में लगातार चल रही है। बताते चले कि राजघाट थाना क्षेत्र का अमृतानी मंडी अवैध कच्ची शराब को लेकर मशहूर है। यहाँ पे कई घर ऐसे हैं जो अवैध कच्ची शराब के कारोबार में जुड़े हैं और यहाँ अवैध कच्ची शराब का निर्माण भी कराया जाता है। हालांकि पुलिस प्रशासन लगातार कार्रवाई करती है, इसके बावजूद ये फिर फल फूल जाते हैं और फिर इसी काम में लिप्त हो जाते हैं। इसको देखते हुए आज आबकारी और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की और ड्रोन कैमरे की मदद से ये अभियान चलाया गया, जिसमें एक अभियुक्त की गिरफ्तारी भी हुई और कच्ची शराब बरामद की गई। इसके साथ ही शराब बनाने के उपकरण को नष्ट किया गया। हालांकि अभी भी कच्ची शराब की भट्टियां राजघाट थाना क्षेत्र के अमृतानी में फिर कुछ दिन बाद धड़क जाएगी। उसको लेकर कार्रवाई लगातार करने की आवश्यकता है आबकारी और पुलिस विभाग को। एएनबी न्यूज के लिए गोरखपुर से गोविंद कुशवाहा। कासगंज जनपद में स्वास्थ्य विभाग की और एम्बुलेंस कर्मचारियों की लापरवाही सामने आई है। लापरवाही के चलते एक युवक की जान चली गई। मृतक मरीज सोरो कोतवाली क्षेत्र के गढ़पुरा का बताया जा रहा है। 26 वर्षीय नंद किशोर काफी दिनों से बीमार चल रहा था। उसकी हालत खराब होने पर उसे कासगंज जिला अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने नंद किशोर की ऑक्सीजन कमी और बिगड़ती हालत के चलते अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज को ऑक्सीजन वाली एम्बुलेंस से रेफर कर दिया। मृतक के भाई अवधेश का आरोप है कि एम्बुलेंस चालक ने ऑक्सीजन के नाम पर 1200 रुपये जमा करा लिए, लेकिन एम्बुलेंस में रखी ऑक्सीजन 5 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद ही खत्म हो गई, जिससे चलते उसके भाई ने नंद किशोर की मौत हो गई। घटना के बाद नंद किशोर के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। वहीं एम्बुलेंस चालक और परिचालक एम्बुलेंस छोड़कर फरार हो गए। मृतक के परिजनों ने कार्रवाई को लेकर एम्बुलेंस में ही सब रखकर अस्पताल में हंगामा काटा है और कार्रवाई की मांग की है। जब इस बारे में सीएमएस डॉक्टर अनिल कुमार से बात की गई तो उन्होंने बताया कि जो मरीज था वो काफ़ी सीरियस हालत में अशोकनगर सीएचसी में लाया गया था। उसकी बिगड़ती हालत को देखते हुए उसे ऑक्सीजन सिलेंडर वाली एम्बुलेंस द्वारा अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया गया था। ये जो मरीज था ये कल अशोकनगर में आया था, सीएचसी अशोकनगर में, और काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में था। इसको ब्रेथ गैस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी और इसको एम्बुलेंस के द्वारा अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अलीगढ़ रेफ़र किया गया। और ये बताया जा रहा है कि जो सिलेंडर जो था ऑक्सीजन, उसमें कमी नहीं थी ऑक्सीजन की, सिलेंडर पूरा भरा हुआ था। और क्योंकि वो काफ़ी सीरियस कंडीशन थी मरीज की, हो सकता है वो उसी वजह से मरा हो। ऑक्सीजन की उसमें कोई कमी नहीं थी, ऑक्सीजन थी हमारी। एम्बुलेंस में ऑक्सीजन का सिलेंडर फुल था, उसमें सिलेंडर में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं थी। आगे बताया उन्होंने जो भी दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब ये देखने वाला समय बताएगा कार्रवाई होती है या नहीं। कासगंज से एएनबी न्यूज के लिए मैं अतुल यादव। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में आज संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि कोविड-19 के बाद होने वाली यह सबसे बड़ी परीक्षा रही है। उत्तर प्रदेश के अगर बात करें तो 5,91,005 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया है, जिनमें से पुरुष अभ्यर्थी 2,64,294 तथा महिला अभ्यर्थियों की बात करें तो 3,27,011 महिलाओं ने हिस्सा लिया है। और कुल उत्तर प्रदेश के जो विभिन्न सेंटर बनाए गए, जिनमें से 1476 सेंटर हुए हैं। अगर उन्नाव जनपद की बात करें तो कुल 12 सेंटर बनाए गए थे और 3930 अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया था। उन्नाव जिला प्रशासन का कहना है कि बीएड प्रवेश परीक्षा के अंतर्गत कोविड प्रोटोकॉल का पालन भी किया गया है तथा परीक्षा में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं पाई गई है। परीक्षा को संपूर्ण ठीक तरीके से निपटाया गया है, इसमें किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हुई। उन्नाव से एएनबी न्यूज के लिए बोधराज से। प्रदेश में
गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री अन्न महोत्सव के योजना के तहत आज हर ग्राम सभा में कोटेदार के यहाँ गरीबों को निःशुल्क राशन वितरण किया जा रहा है। मैं मिर्जापुर जनपद के खुटा और पटीटा गांव में मौजूद हूँ। यहाँ पर कुछ गरीब लोग हैं जो कि राशन लेने के लिए आए हैं। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं। हम इनसे जानना चाहते हैं कि कहाँ पे आई हैं, किस लिए आई हैं। क्या नाम है आपका? शिला जी, कहाँ पे आई है, क्या मिला है आपको? अच्छा, कोटेदार के यहाँ। तो सरकार को आप धन्यवाद देंगी किस तरह से? गरीब आप लोग पहले काम करती थी तो लॉकडाउन था तो काम नहीं मिलता था, तो आप गल्ला मिला है, राशन मिला है, तो क्या लग रहा है? ठीक है। इनका साफ तौर पे कहना है कि सरकार की एक अच्छी योजना है। हम लोगों को लॉकडाउन में काफ़ी परेशानियों का सामना झेलना पड़ता था। इसी को लेकर आज हम लोग खुश हैं। मोदी जी के और योगी जी के योजना को लेकर ये लोग काफ़ी सराहना भी कर रहे हैं। मिर्जापुर से एमबी न्यूज़ संवाददाता राम कुमार सिंह। जैसे कि हम बात कर लें पूरे उत्तर प्रदेश में इन दिनों प्रेम प्रसंग के चलते लगातार हत्याएं हो रही हैं। एक ऐसा ही वाकया जनपद जालौन के कोटरा थाना क्षेत्र के सैन नगर से निकलकर आया है, जहां पर एक युवक की प्रेम प्रसंग के चलते हत्या कर दी जाती है। वहीं युवक अपने परिजनों को अखंड रामायण सुनने की बात कहकर घर से निकल जाता है। जब युवक घर नहीं आता है तो परिजन उसकी तलाश करते हैं। तलाश करने के बाद उस युवक की लाश पहाड़ के पीछे मिलती है। तत्काल परिजन इसकी सूचना थाने में जाकर दर्ज कराते हैं। पुलिस तत्काल मौके को पहुंचकर इस मामले की जांच में जुट जाती है। वहीं आज पुलिस अधीक्षक रवि कुमार ने खुलासा करते हुए बताया कि यह पूरा मामला जनपद जालौन के कोटरा थाना क्षेत्र के सैन नगर का है, जहाँ पर प्रेम प्रसंग के चलते उस युवक की हत्या की गई थी। देखिए, जो ये थाना कोटरा पे एक डेड बॉडी मिलने की सूचना पे FIR दर्ज की गई थी। ये घटना 27 तारीख को रजिस्टर हुई थी FIR और 26 को अभियुक्त ने हत्या कर दी थी। उसी संबंध में इस घटना का अनावरण हुआ है, जिसमें थाना कोटरा की पुलिस और हमारी सोडियो सर्विलांस की टीमों ने जॉइंटली मिलकर काम किया है और काफ़ी टेक्निकल एविडेंसेस के बाद और मोबाइल के CDRs और अन्य डिटेल्स को डेवलप करने के बाद, लोकल पूछताछ के बाद और मैनुअल मुखबिरी के बाद इस व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है। इस व्यक्ति का नाम राजेंद्र कुमार और राजू पाठक है और मामला कुल मिलाकर इसके परिवार में जो इसकी बेटी है उसका मृतक के साथ दोस्ती थी और इसी बात की इसको आपत्ति थी। इसी आपत्ति के कारण इसने उसको गुमराह करके सिद्ध बाबा मंदिर पर बुलाने के बहाने पहाड़ी के ऊपर ले गया और वहाँ पर उसको जला दबा। और इस पूरे हत्या के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। एएनबी न्यूज़ महिराजपुर जालौन। मुंबई लोकल में प्रवास के लिए लगातार भाजपा आंदोलन कर रही है। कांदिवलीपुरी विधानसभा के विधायक अतुल भातखल एक बार फिर से मैदान में है और मांग कर रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार आम जनता सहित पत्रकारों के लिए भी मुंबई की लोकल बहाल कर दे। इसको लेकर अतुल जी से हम बात करेंगे कि किस तरह से लगातार मांग की जा रही है। अतुल जी, लगातार भाजपा द्वारा मांग की जा रही है लेकिन महाराष्ट्र सरकार की नींद नहीं खुल रही, क्या कर? महाराष्ट्र सरकार ये सिर फिरा सरकार है। उन्होंने परसों घोषणा की होटल रात को 10 बजे तक खुलेंगे, 24 घंटे में वो चेंज कर दिया। मॉल के बारे में यही है। दिल्ली में मेट्रो चालू हो गई, मॉल चालू हो गए, दुकान चालू हो गए, लेकिन महाराष्ट्र की सरकार के उद्धव ठाकरे जी ये क्या निर्णय करते हैं, कैसे निर्णय करते पता नहीं। हमारी ये मांग है। तो जयतों पर लगातार विपक्ष जो है मांग कर रहा था कि राज्य सरकार इस पर त्वरित निर्णय ले। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि भाजपा द्वारा लगातार ये आंदोलन किया था। फिलहाल आज विधायक अतुल भातखल ने निर्णय लिया कि अगर उनको इस तरह का निर्णय नहीं लिया तो लिहाजन रेलवे ट्रैक पर जाकर उसका विरोध करेंगे। हालांकि समता नगर पुलिस यानी कि नॉर्थ रीजन के जोन डीसीपी के नेतृत्व में तमाम जो तैयारियां हैं वो फिलहाल कर ली गई है, लेकिन जिस तरह से आंदोलनकारियों का कहना है कि वह ट्रैक पे जाएंगे और सरकार का विरोध करेंगे। फिलहाल एक बार फिर से तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरह से लगातार मुंबई के लोकल में प्रवास को लेकर यहाँ के स्थानिक विधायक अतुल भातखल लगातार यह मांग कर रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार की नींद खुले और महाराष्ट्र सरकार आम मुंबई करो सहित तमाम जो पत्रकार बंधु हैं या फिर
तमाम लोग हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी के लिए मुंबई की लोकल में सफर करते हैं, उनको परमिशन दे दिया जाए। लेकिन महाराष्ट्र सरकार की तरफ से अब तक कोई इस पर निर्णय, हालांकि महाराष्ट्र सरकार भी यह कर रही है कि जिनको कोरोना वैक्सीन की सेकेंड डोज दी गई है उनको परमिशन देने की बात की जानी चाहिए। इसको लेकर लगातार मीटिंग भी की जा रही है, लेकिन अब तक इस पर कोई ठोस निर्णय नहीं आया है। कैमरा पर्सन विनय सिंह के साथ मैं सोनी, एनबी न्यूज मुंबई। आज महाशिवरात्रि के पर्व पर मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता सुबह से लगा हुआ है। दरअसल आपको बता दें, जनपद शामली में अनेकों मंदिरों में महाशिवरात्रि का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। शिवरात्रि के पर्व पर श्रद्धालु अपने मंदिरों में पहुंचकर भगवान शिव की पूजा अर्चना कर रहे हैं, जिसमें भक्तों द्वारा देश में सुख शांति उन्नति की कामनाएं की जा रही है। इस समय हम शामली के कैराना के बाबा बनखंडी महादेव मंदिर में है, जहाँ पर भगवान शिव को पूजा अर्चना की जा रही है, उनका जल अभिषेक किया जा रहा है। महाशिवरात्रि के पर्व पर आज कोरोना काल के चलते कावड़ियों का तांता कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। जहां पर महाशिवरात्रि के पर्व पर कावड़ियों की हजारों की भीड़ होती थी, परंतु आज यहां पर केवल श्रद्धालु दिखाई दे रहे हैं, कहीं कावड़िए दिखाई नहीं दे रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि आज महाशिवरात्रि के इस पर्व पर बाबा बनखंडी महादेव के मंदिर को फूल मालाओं और डेकोरेशन से किया गया है, फूल मालाओं से सजाया गया है और आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डेकोरेशन से भी यहाँ पे सजाया गया है। इस मंदिर में हर साल महाशिवरात्रि के इस पर्व पर हजारों की संख्या में कावड़िए हरिद्वार से जल भरकर जल अभिषेक करते थे, परंतु कोरोना काल के चलते इस बार कावड़िए कहीं दिखाई नहीं दिए। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इस समय भी अगर श्रद्धालुओं की बात की जाए तो श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है और श्रद्धालु सुबह 4 बजे से ही यहाँ पर जल अभिषेक कर रहे हैं। महाशिवरात्रि के इस पर्व पर बाबा बनखंडी महादेव मंदिर की अपनी एक अलग विशेष मान्यता है। कहा जाता है कि यहाँ पर बाबा बनखंडी महादेव मंदिर में भगवान शिवलिंग है जो वो सुबह ही स्वयं ही प्रकट हुई थी और इस मंदिर की मान्यता यह है कि यहाँ पर जो भी सच्चे मन से प्रार्थना करता है, जल अभिषेक करता है, तो उसकी मनोकामना पूर्ण की जाती है। सहयोगी कैमरामैन के साथ दीपक कुमार, एनबी न्यूज शामली। सूबे के मुखिया के द्वारा लगातार वैक्सीनेशन में जोर दिया जा रहा है। इसी क्रम में सीतापुर जनपद के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहला में 1 नंबर पे CSC का रिजल्ट आया है। हमारे साथ में अधीक्षक वहीं के हैं, उनसे मैं जानकारी चाहूँगा कि तीसरी लहर की भी तैयारी चल रही है। प्रशासन से भी बड़ा जोर दिया जा रहा है कि तीसरी लहर की तैयारी भी कर रखे हैं और साथ ही वैक्सीनेशन पे बहुत ज़्यादा ही जोर है। क्या डॉक्टर साहब ये बताइए, जैसे कि आपके यहाँ नंबर 1 जनपद में CSC आई है, क्या कैसे आपने ऐसा वर्क किया? इसमें हमने अकेले कुछ नहीं किया, हमारे पूरी जो इंटायर टीम हॉस्पिटल की थी जी, उसके साथ हमने जब हमें महाअभियान के बारे में पता चला तो इसको हमने 2 दिन पहले ही हम लोग को ये सूचना दी गई कि एक महाअभियान ऊपर शासन स्तर पे चलाने की बात चल रही है। तो उसमें हम लोग को सूचित किया गया कि आप अपने स्तर से पहले ये बताइए कि आपका रूटीन वैक्सीनेशन कितना लगभग जा रहा है। तो हमने अपने फिगर को दिया उनका कि हमारे यहाँ 400-500 के करीब डेली का फिगर जा रहा है। तो उसके सापेक्ष उन्होंने फिर टारगेट दे दिया CSC वाइज कि किस ब्लॉक CSC पे कितना किसको टारगेट दिया जाएगा। तो उसके अनुसार मुझे 2600 का टारगेट दिया गया महाअभियान। तो उस अभियान को हम लोग ने 2 दिन पहले जैसे ही संज्ञान में आया, हमने पूरी मीटिंग बुला के अपने पूरे स्टाफ के साथ बैठ के उसकी पूरा एक प्लान बना लिया। तो उस प्लान के मुताबिक हमारे स्टाफ में जो भी स्टाफ नर्स हैं, ANMs हैं, फार्मासिस्ट हैं, इवन पूरा सबको बैठा के मीटिंग में विस्तृत जानकारी पहले उसकी दी गई कि ये महाअभियान है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमको टीकाकरण। तो देख रहे थे हमारे साथ में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहला के अधीक्षक थे, जिन्होंने बताया कि ये हम जनपद में 133% जो है कोविड वैक्सीनेशन में नंबर आया है। साथ ही में 15 दिन उनको ज्वाइन किए हुए हैं और 15 दिनों के अंदर ही जिले में नंबर 1 CSC आना एक बहुत बड़ी उपलब्धता है और इसके साथ साथ इन्होंने तीसरी लहर के लिए भी तैयारी कर रखी है। कैमरा पर्सन श्याम गुप्ता के साथ अनूप पांडे, एनबी न्यूज सीतापुर।
उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ दिन पहले मिशन शक्ति का उद्घाटन किया और सभी जिला के डीआईजी, एसएसपी को निर्देश दिया कि महिला सुरक्षा के लिए अच्छे इंतजाम किए जाए। तभी सभी जिलाधिकारियों ने सभी थानों में महिला डेस्क का उद्घाटन किया। आज हम गाजियाबाद के कविनगर थाने में मौजूद है और यहाँ पे हमने रियलिटी चेक किया कि जो पीड़ित महिला यहाँ पे आती है वह यहाँ पर आने के बाद जो अधिकारी से मिलती है उस अधिकारी का व्यवहार कैसा है और उसकी कितनी जल्दी कार्रवाई होती है। इसके बारे में हमने महिला आरक्षी से बात की। उन्होंने कहा कि जो पीड़ित महिला आती है हम उसकी तुरंत कार्रवाई करते हैं। इसके बाद हम महिला सीओ से बात करी। उन्होंने कहा जो भी महिला आती है जैसे कि सरकार के निर्देश है उनकी हम पहले मदद करते हैं। किसी के चोट लगती है तो उसके लिए मेडिकल का भी यहाँ पे इंतजाम किया गया है। हमने देखा कि गाजियाबाद के कविनगर थाने का रियलिटी चेक किया, यहाँ पर सारे इंतजाम अच्छे पाए गए। गाजियाबाद से कैमरा पर्सन सोनू के संग मैं परवीन अरोड़ा, ANB न्यूज के लिए। कौशाम्बी में महिला प्रार्थी की हेल्प डेस्क जब से बना हुआ है, कोई भी महिला प्रार्थी हो उसकी समस्या तत्काल सुनी जाती है और महिला की कोई भी समस्या का निस्तारण कराया जाता है। अगर पुलिस की बात करें तो थाना कराली में सिपाही गुड्डी का कहना है कि कोई भी महिला प्रार्थी आती है तो उसकी एप्लीकेशन लेके उसकी समस्या सुनी जाती है और महिला की समस्या सुनने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे के अंदर महिला की सारी समस्या का निस्तारण कराया जाता है। अगर पुलिस की बात की जाए कि सीओ का साफ तौर पे कहना है कि कोई भी महिला का कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत आती है तो उसको महिला हेल्प डेस्क से भेजा जाता है। महिला की प्रार्थना पत्र लेके उस पर तत्काल कार्रवाई की जाती है। कोई बड़ा मामला हो तो उसको तत्काल निपटाया जाता है। अगर देखा जाए तो कौशाम्बी में जब से ये योगी सरकार में ये महिला हेल्प डेस्क की योजना आई है, इसमें महिला प्रार्थी की काफ़ी सुविधा मिल रही है, उनका तत्काल निस्तारण भी कराया जाता है। अब देखने वाली बात होगी कि सारी महिलाएं की परेशानी कब तक दूर हो पाती है। ऐमान अहमद, ANB न्यूज, कौशाम्बी। आज देवरिया में एकाएक दोपहर बाद मौसम ने करवट ली और कड़ाके के धूप के बीच तेज हवा और आंधी के साथ बारिश आई। इस बारिश के बाद से मौसम अचानक एक फुहारे के साथ, सावन की फुहारों के साथ काफी खुशनुमा हुआ है। लोग इसका आनंद ले रहा है। जैसा देख रहे हैं अभी भी बारिश हो रही है, हम बारिश में मौजूद हैं और सीधा आपको दिखाना चाह रहे हैं किस तरह से बारिश हो रही है। लगातार 2 घंटे की बारिश से यहाँ मौसम सुहाना हो गया है, ठंडी हवाएं चल रही हैं और लोग जहाँ के तहाँ रुके हैं, लेकिन सावन के इस फुहार में लोग आनंद भी ले रहे हैं और लोगों को राहत मिली है गर्मी से। जो उमस भरी गर्मी सुबह तक थी, यहाँ 1 बजे तक गर्मी पड़ी, लेकिन 1 बजे के बाद अचानक 2-2:30 बजे यहाँ मौसम ने करवट ली है और सीधे तौर से यहाँ से आप देख सकते हैं पूरी तरह से बारिश का नज़ारा किस तरह से। अभी तेज आंधियों का भी झोंका था जो अभी कम हुआ है और अभी बारिश चल रही है। बारिश अभी अंदाजा लगाया जा रहा है कि 1-2 घंटे 4 घंटे और चल सकता है, क्योंकि पूरी तरह से बादलों का घना यहाँ पे माहौल देखा जा रहा है। देवरिया से विशाल मिश्रा, ANB न्यूज। निरंतर चंबल संभाग में हो रही बारिश, मोहनी सागर डैम सीपुरी से खोला गया पानी, जिसके बाद जन सैलाब इतना हो गया है कि 2 दर्जन से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में आ गए। हालांकि रेस्क्यू टीम द्वारा लोगों को बचाव राहत जारी है। कई गांवों से लोगों को निकालकर सुरक्षित जगह पर भी ले जाया गया है और कहीं कहीं लोग अगर बाढ़ में रह ही जाते भी हैं तो शासन के द्वारा हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिए गए हैं लोगों को निकालने के लिए। हालांकि कलेक्टर SP द्वारा लगातार उन गांवों का भी निरीक्षण किया जा रहा है, कहीं से कहीं लोग बाढ़ की चपेट में ना आ जाएं। कई आवागमन करने वाले लोगों को भी रोक दिया गया है, जहां हो वहीं लोगों की व्यवस्था भी की जा रही है। लगातार शासन इस पर लगातार भिंड जिले में नज़र बनाए रखे हैं। ANB न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन के साथ आकाश कुमार की रिपोर्ट।